हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 आब्यू मैट्राइसेस हम पढ़ रहे हैं और आज हमारी क्लास नंबर 19 है। क्लास नंबर 19 में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आब्यू के गुणन के गुणधर्म। ये जो गुणधर्म है ये शब्द आपके लिए नया नहीं है। इसके पहले क्लास नंबर 10 में हमने योग के गुणधर्म पढ़े थे, क्लास नंबर 11 में अदिश गुणन के गुणधर्म पढ़े थे और आज हमें आब्यू के गुणन के गुणधर्म पढ़ने हैं। पर ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम आब्यू का जो गुणन है क्लास नंबर 16 में, 17 में और 18 में आब्यू का गुणन हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने ये तीनों क्लासें 18, 17 और 16 नहीं देखी हैं तो फिर मेरे हिसाब से आप पे ये गुणधर्म समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे। तो अगर आपने ये तीनों क्लासेस 16, 17, 18 नहीं देखी हैं तो पहले ये देखिए, इसके बाद क्लास नंबर 19 देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली प्रॉपर्टी है जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, इसके लिए इस कथन को पढ़िए। यदि कोई संक्रिया क्रम परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है तो हम कहते हैं कि संक्रिया क्रम विनिमय है। अब आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे, यार ये संक्रिया क्या है, क्रम परिवर्तन से प्रभावित होना क्या है। तो अगर आपने पुराने वीडियो देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, संक्रिया मतलब जैसे योग संक्रिया, अंतर संक्रिया, गुणा करना, भाग करना, ये सब संक्रियाएँ कहलाती हैं। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि योग संक्रिया क्रम परिवर्तन से प्रभावित हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे 5 + 2 किया, 7 आया। अब अगर हम इन दोनों का क्रम बदल दें, मतलब 5 और 2 का क्रम आपस में बदल दें, तो क्या योग संक्रिया प्रभावित होगी? देखिए 2 + 5 बराबर भी 7 आएगा। तो देखिए 5 + 2 में भी 7 आया, 2 + 5 में भी 7 आया। मतलब योग संक्रिया जो है वो क्रम के विनिमय से, मतलब क्रम को बदलने से प्रभावित नहीं होती है। मतलब 5 + 2 और 2 + 5 एक से ही रिजल्ट देते हैं। तो ऐसे में हम कहते हैं कि योग संक्रिया क्रम विनिमय है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अंतर संक्रिया की, तो 5 में से 2 गए 3, लेकिन अगर 2 में से 5 घटाएं तो -3। तो ये अलग आंसर आया, ये अलग आंसर आया। मतलब 5 - 2 बराबर नहीं है 2 - 5 के। तो मतलब क्रम बदलने से आंसर बदल गया। क्रम बदलने से आंसर बदल गया मतलब क्रम बदलने से अंतर वाली संक्रिया प्रभावित होती है। इसका मतलब है अंतर संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। इसी प्रकार से हम गुणन संक्रिया पर जाएं तो 5 दूनी 10, 2 पंचे 10। देखिए 5 दूनी भी 10 और 2 पंचे 10, मतलब क्रम बदलने से आंसर नहीं बदला। मतलब 5 गुणित गए 2 बराबर 2 गुणित गए 5। तो चूंकि अंतर नहीं पड़ा इसलिए हम कहें गुणन संक्रिया क्रम विनिमय है। अगली अपन बात कर लेते हैं भाग संक्रिया की। 4 तो मुख्य आपने पढ़ी हैं। 8 भागित गए 2, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा। अब 2 में 8 का भाग देना थोड़ा कठिन है। 2/8 बराबर होता है 1/4। अगर आप इनको कैंसिल करें, फिर आप नॉर्मली भाग भी दे सकते हैं, वरना मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कि आप ऊपर भी 25 का गुणा कर लीजिए अंश में और नीचे भी 25 का गुणा कर लीजिए। देखिए इससे क्या होगा, 25 एकम 25, 25 चौके 100। अब 25/100 मतलब 0.25 जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब देख रहे हैं कि 8/2 4 आता है और 2/8 0.25 आता है। ये किसी की मदद बराबर तो है नहीं। तो इसका मतलब है कि क्रम बदलने से आंसर बदल जाता है। किसमें? भाग संक्रिया में। तो हम कहेंगे कि भाग संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। चलिए अब पता करते हैं क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, आब्यू गुणनफल के लिए लगता है या नहीं। तो अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी गुणनफल की तो मैंने आपको उसी में बता दिया था कि आब्यू गुणनफल सामान्यतः क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। फिर भी यहाँ पर हम जांच करेंगे और जांच करने के लिए हमारे काम में आएगा प्रश्नावली 3.2 जो एनसीईआरटी की है। उसमें 2 क्वेश्चन हैं, पहले का चौथा इसमें ए बी निकालना है और पहले का 5वां उसमें बी ए निकालना है। ये दोनों हम निकालेंगे और देखेंगे ए बी और बी ए बराबर आते हैं या नहीं। अगर ए बी और बी ए बराबर आते हैं मतलब क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आब्यू गुणनफल क्रम विनिमय का पालन करेगा। लेकिन मैंने बोल दिया है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो पहले ए बी और बी ए निकालते हैं, फिर देखते हैं मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ए है यहाँ पर आपका 2 4 3 2 और बी है आपका 1 3 - 2 5, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। बुक के क्वेश्चन करना अच्छा होता है। तो चलिए पहली पंक्ति उठाते हैं, 2 4 उठाकर यहाँ रख देते हैं 2 4। अब गुणा कर लेते हैं, 2 एकम 2, 4 का -2 में आएगा -8। माइनस वाला गुणा बहुत ध्यान से करें। 2 3 6, 4 पंचे 20। अब अगली पंक्ति उठा लेते हैं जो कि है 3 2, उठाकर यहाँ रख देंगे 3 2। गुणा चालू करते हैं दोस्तों, 3 एकम 3, 2 का -2 में -4। अगला 3 त्रिका 9 और 2 पंचे 10। इसको सरल कर लेंगे दोस्तों। 2 में से 8 गए -6, 20 और 6 26, 3 में 4 गए -1, 10 और 9 19। ये हमारा ए बी का मान आ गया।
अब दोस्तों हम निकालेंगे बी ए का मान। बी ए के मान के लिए हम पहले बी लिखेंगे 1 3 माइनस 2 5, फिर ए लिखेंगे 2 4 3 2। अब गुणा शुरू करते हैं दोस्तों। 1 3 को उठाकर यहाँ रख देते हैं, ठीक है। चलिए 1 का 2 में 2, 3 त्रिका 9, प्लस 9 हो गया यहाँ पे। अगला 1 चौके 4, 3 दूनी 6। अगली पंक्ति उठा लेते हैं दोस्तों, जो कि है माइनस 2 5, उठाकर यहाँ रख देते हैं। माइनस 2 5 गुणा चालू करते हैं। माइनस 2 का 2 में माइनस 4, 5 3 प्लस 15। नेक्स्ट इस वाले कॉलम में गुणा करेंगे। अब माइनस 2 का 4 में माइनस 8, 5 दूनी 10। सरल कर लेते हैं इसको। 9 और 2 11, 6 और 4 10, 15 में से 4 गए 11, 10 में से 8 गए 2। अब अगर आप ध्यान से देखें, ए बी की वैल्यू कुछ और है, बी ए की वैल्यू कुछ और है, तो इसका क्या मतलब है कि ए बी बराबर नहीं है बी ए के। अतः आप भी गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। अब इसकी और जांच करने के लिए आप देख सकते हैं उदाहरण नंबर 14। इसमें भी आपको एक आव्यूह ए दिया है, एक आव्यूह आपको बी दिया है, और फिर आप ए बी निकालेंगे तो वो आएगा 0 1 माइनस 1 0, और बी ए निकालेंगे तो वो आएगा 0 माइनस 1 1 0, और फिर वही हो जाएगा कि ए बी और बी ए बराबर नहीं है। तो आप फिर से लिख पाएँ कि आव्यूह गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता है। देखिए इसके अलावा आप आपकी बुक में 3.2 में क्वेश्चन नंबर 14, इसमें 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें एक आव्यूह है 5 माइनस 1 6 7, 2 1 3 4। इन दो को पहले 5 ए माइनस 1 वाले को लिया गया है पहले, फिर 2 1 वाले को लिया गया है, और यहाँ भी आपको सिद्ध करना है कि बराबर नहीं, मतलब क्रम विनिमय आव्यूह गुणनफल नहीं होता, ये सिद्ध करना है। इसके बाद एक 3/3 के आव्यूह में भी सेम आपको ये सिद्ध करना है कि आव्यूह गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता है। अब जब इतने सारे एग्जाम्पल आप कर लेंगे तो आपके मन में एक बात बैठ जाएगी कि भाई ए बी बराबर बी ए नहीं होता, कभी नहीं होता है। देखिए ये आपकी गलत फहमी है। इस गलत फहमी को दूर करूंगा मैं एमपी बोर्ड 2009 में आए हुए इस क्वेश्चन से, जिसमें आपको 2 आव्यूह दिए हैं ए और बी, और इसमें सिद्ध करना है ए बी बराबर बी ए। कई स्टूडेंट से ही लिखा है कि भैया ए बी बराबर बी ए होता ही नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है, और ये सब बातें। इससे बोलते हैं भाई नॉलेज की कमी। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, ये बात समझिए आप। लोग लिखे, उन्होंने किया ही नहीं क्वेश्चन, वो लिखा है सीधा कि भाई सर ए बी बराबर बी ए होता ही नहीं है, आपका ये क्वेश्चन गलत है, पूरे नंबर दिए जाएंगे। भाई करके तो देख लो यार, जो करने का, सिद्ध करने का बोला, चेक करने का तक नहीं बोला यार, सिद्ध करने का तो कम से कम मान के चलो। तो चलो शुरू करते हैं। ए लिख दिया, बी लिख दिया, पहली पंक्ति उठा लेते हैं। माइनस 2 3 माइनस 1 गुणा चालू करते हैं। यहाँ पे पहले कॉलम में गुणा होगा सबसे पहले, ठीक है। माइनस 2 का 1 में गुणा हुआ माइनस 2, 3 दूनी 6, और माइनस 1 का 3 में गुणा हो गया आपका माइनस 3। अब दूसरे कॉलम में गुणा होगा भैया माइनस 2 3 6, ओके, 3 दूनी प्लस 6, और माइनस 1 का 0 में 0। अब तीसरे कॉलम में गुणा होगा भैया माइनस 2 का माइनस 1 में प्लस 2, 3 का माइनस 1 में माइनस 3, माइनस 1 का माइनस 1 में प्लस 1। चलिए अब दूसरी पंक्ति उठा लेते हैं। माइनस 1 2 माइनस 1, यहाँ रख देंगे माइनस 1 2 माइनस 1। पहले कॉलम में गुणा करेंगे, माइनस 1 का गुणा 1 में 1, 2 दूनी 4, माइनस 1 का 3 में माइनस 3। अब सेकंड कॉलम में गुणा करेंगे, माइनस 1 का 3 में माइनस 3, 2 दूनी 4, माइनस 1 का 0 में 0। तीसरे कॉलम में गुणा करेंगे, माइनस 1 का गुणा माइनस 1 में प्लस 1, 2 का माइनस 1 में माइनस 2, माइनस 1 का माइनस 1 में प्लस 1। चलिए अब तीसरी पंक्ति ले लेते हैं। माइनस 6 9 माइनस 4, इसको उठा के यहाँ रख देंगे। माइनस 6 9 माइनस 4 गुणा चालू करेंगे। पहले कॉलम में गुणा करेंगे, माइनस 6 का 1 में माइनस 6, 9 दूनी 18, माइनस 12। अब गुणा होगा आपका अगले कॉलम में, ठीक है जी। माइनस 6 3 माइनस 18, 9 दूनी प्लस 18, और 4 शून्यम 0। अगला गुणा होगा कॉलम नंबर 3 में। माइनस 6 का माइनस 1 में प्लस 6, 9 का माइनस 1 में माइनस 9, माइनस 4 का माइनस 1 में प्लस 4, ठीक है। चलिए इसको सरल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 6 में से 3 गए तो 3, फिर 2 गए तो बचे 1, माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल हो गए, 0 आ गया। 2 और 1 3, प्लस 3 माइनस 3, 0 हो गए। 4 में से 1 गए 3, फिर 3 गए तो 0, 4 में से 3 गए 1, 1 और 1 2 में से 2 गए 0। देखिए 18 में से 12 गए 6, और फिर 6 गए तो 0, माइनस 18 प्लस 18 कैंसिल हो गए 0, 6 और 4 10 में से 9 गए बचे 1। ये आ गया आपका आंसर ए बी। गौर करें तो एक विकर्ण आव्यूह है, या और प्रिसाइजली कहें तो इकाई आव्यूह। तो जब भी विकर्ण आव्यूह आए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि यार हो सकता है कि ए बी बराबर
ए बी बराबर बी ए हो जाए। पर कोई थ्योरी नहीं, मैंने आपको बता दिया कि अगर ए बी बेकर्न आप भी आए तो बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि बी ए बी शायद बेकर्न आप भी आ जाए, और अगर इकाई आप भी आ रहा है ए बी तो फिर समझ लो कि बी ए बी इकाई आप भी ही आएगा। फिर तो बिल्कुल गारंटी लिखित फिक्स है ये बात। अगर ए बी इकाई आप भी आ गया है तो समझ लो बी ए इकाई आप भी आ ही जाएगा, फिर तुम दिमाग ही मत लगाओ अगर ए बी तुम्हारा इकाई आप भी आ गया है। फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं और बी ए निकालेंगे। ठीक है, बी ए निकालते हैं हम। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया सबसे पहले बी ए निकालने के लिए। ठीक है, 1 3 माइनस 1 वाला, और अब ए लिख दिया। अब गुणा शुरू करते हैं, पहली पंक्ति 1 3 माइनस 1, 1 3 माइनस 1। चलिए गुणा कर लेते हैं। 1 का -2 में -2, 3 का -1 में -3, -1 का -6 में +6। अगले कॉलम में सेकंड कॉलम में गुणा करेंगे अब हम। 1 का 3 में 3, 3 दूनी 6, -1 का 9 में -9। ठीक है, अब अगले कॉलम में गुणा करते हैं, -1 -4 वाले में। 1 का -1 है -1, 3 का -1 है -3, -1 का -4 में +4। अब ले लेते हैं दूसरी पंक्ति जो कि है 2 2 -1, उठाकर यहाँ रख देते हैं। 2 2 -1 गुणा चालू करते हैं, पहले कॉलम में करेंगे। 2 का -2 में -4, 2 का -1 में -2, -1 का -6 में हो गया +6। ठीक है, चलिए अब दूसरे कॉलम में गुणा चालू करेंगे। 2 3 6, 2 दूनी 4, -1 का 9 में -9। अब गुणा करेंगे कॉलम नंबर 3 में। 2 का -1 में -2, 2 का -1 में -2, -1 का -4 में +4। चलिए अब तीसरी पंक्ति ले लेते हैं। 3 0 -1 उठाकर यहाँ रख देते हैं। 3 0 -1 पहले कॉलम में गुणा चालू करेंगे। 3 का -2 में -6, 0 का -1 में 0, -1 का -6 में +6। चलिए अब गुणा करेंगे हम अगले कॉलम में। 3 त्रिका 9, 0 का 2 में 0 और -1 का 9 में -9। अब गुणा करेंगे कॉलम नंबर 3 में। 3 का -1 में -3, 0 का -1 में 0, -1 का -4 में +4। चलिए इनको सरल कर लेते हैं, ध्यान ज़रूर दीजिएगा। देखिए 6 में से 3 गए तो 3 बचे, फिर 2 गए तो बचे 1। 6 और 3 9 से 9 हो गए कैंसिल, 0 आ गया। 4 में से 1 गए 3, फिर 3 गए तो 0, फिर 6 में से 4 गए 2, फिर -2 तो 0। 6 और 4 10 में से 9 गए 1, 4 में से 2 और 2 4 घट गए तो बचे 0, -6 +6 कैंसिल हो गए, आ गया 0। 9 प्लस के माइनस के कैंसिल हो गए, आ गया 0, और लास्ट 4 -3 हो गया आपका 1। देखिए ये भी आपका इकाई आप भी आ गया बी ए बराबर। तो यहाँ पर ए बी बराबर बी ए आ गया जो आपको सिद्ध करना था। तो कुल मिला के बात यह है कि ए बी बराबर बी ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और एक बात याद कर लो कि यदि ए बी बराबर इकाई आप भी आ गया तो फिर बी ए बराबर भी इकाई आप भी आएगा। तुम्हें बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को बिल्कुल लॉक कर दो कि अगर ए बी बराबर इकाई आप भी आ गया तो फिर बी ए बराबर इकाई आप भी ही आएगा। तो सर का कहना ये है कि ए बी बराबर बी ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सर फिर आप ये बताइए क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं करता। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए मैंने आपसे बोला था कि सामान्यतः क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, मतलब अगर आप 100 क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है उसमें 99 क्वेश्चन ऐसे हो जाएं जिसमें वो पालन ना करे, एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें पालन करे। तो ऐसा नहीं होता कि आप इसे ध्यान दीजिए, कभी कभी ए बी बराबर बी ए भी हो जाता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप भी गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्योंकि यदि क्रम विनिमय नियम का पालन करता तो ए बी बराबर बी ए हमेशा होता, हमेशा तो नहीं होता। तो जब आपको ऑप्शन आए तो आपको हमेशा यही लिखना है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ध्यान दीजिए क्रम विनिमय का पालन नहीं करता, ये आपको लिखना है। ठीक है, एक आध बार हो जाने से इसका मतलब ये नहीं कि क्रम विनिमय का पालन करता है, हमेशा होता तो हम लिखते हैं क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, कभी कभी होता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको एक चीज़ और बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ए और बी हैं, ठीक है, आपको ए बी बराबर बी ए सिद्ध करना है, मतलब यहाँ भी बराबर है। तो खास बात क्या है कि यहाँ ए विकर्ण आपव्यूह है और बी विकर्ण आपव्यूह, तो गुणा करना बहुत सरल हो जाएगा। हमने आपको बताया था सिंपल, आप विकर्ण गुणा कर दीजिए, 2 3 6 बाकी 0 रहेगा और यहाँ भी 0 ही रहेगा और यहाँ 4 एकम 4। ये ट्रिक मैंने आपको बताई है, अगर आपको ट्रिक नहीं पता तो आप सीधे करिए और ट्रिक जाना चाहते तो पुराना वीडियो देखिए। अब बी ए निकालिए आप, तो देखिए
बी विकर्ण है, ए विकर्ण, सिंपल गुणा हो जाएगा, वही 3 दूनी 6, शून्य का शून्य, फिर भी 0 इंटू 0 0 और 1 चौके 4, तो वो तो बराबर आएंगे बिकॉज केवल मुख्य विकर्ण क्या वो गुणा होता है। तो ऐसे में ए भी बराबर क्या आ गया, बी ए आ गया। तो ये बात आप समझ लीजिए कि विकर्ण आव्यूह का गुणनफल क्रम विनिमय का पालन करता है, क्योंकि उसमें सिंपली संख्याओं का ही गुणा होता है और संख्याओं का गुणा तो क्रम विनिमय का पालन करता है। तो ये भी एक कंसेप्ट बन गया कि विकर्ण आव्यूह गुणनफल क्रम विनिमय का पालन करता है। दोस्तों अब क्रम विनिमय नियम की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्रम विनिमय नियम की जांच करने के लिए ए बी और बी ए दोनों ज्ञात होना आवश्यक है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि जब ए बी परिभाषित हो तब बी ए भी परिभाषित हो। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर ए बी हमारा निकल आए तो बी ए भी निकल आए। ऐसा हम कई बार देख चुके हैं हमारी क्लास नंबर 16 में कि भाई ए बी निकल आया लेकिन बी ए नहीं निकला। समझिए इस बात को। देखिए, ए कोई आव्यूह का क्रम है 3/3 और बी कोई आव्यूह का क्रम 3/2। तो ए में स्तंभों की संख्या 3, बी में पंक्तियों की संख्या 3, ये भाई गुणनफल हो जाएगा और ए बी का क्रम जो बचा वो आ जाएगा 3/2। ठीक है, लेकिन अगर हम बी निकालें तो बी का क्रम 3/2 और ए का क्रम 3/3। अब बी में स्तंभों की संख्या 2 है और ए में पंक्तियों की संख्या 3 है, तो ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो उसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि बी ए का मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस स्थिति में हम क्रम विनिमय नियम की जांच नहीं कर पाएंगे और इसका कोई औचित्य भी नहीं बनता। क्रम विनिमय क्या है कि ए बी और बी ए बराबर होंगे या नहीं होंगे, ये क्रम विनिमय नियम है। लेकिन जब बी ए निकल ही नहीं रहा तो फिर हम क्रम विनिमय नियम की जांच ही नहीं कर पाएंगे। तो जब क्रम विनिमय नियम की हम बात करते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि ए बी और बी ए दोनों परिभाषित है, वो मतलब होता है क्रम विनिमय नियम का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला नियम है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अगर आपने पहले योग में ये देखा है तो शायद आपको याद होगा, जिनको याद नहीं उनको मैं बता दूं कि देखिए, अगर स्टार कोई संक्रिया है, स्टार संक्रिया मतलब मैंने आपको बता दिया था जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग। तो ए तीन, इस बार हमें 3 में संक्रिया लगानी, मतलब ए बी और सी 3 चीज़ों में संक्रिया लगानी है। ठीक है, तो हम अगर ए और बी में संक्रिया पहले लगाएं या फिर बी और सी में संक्रिया पहले लगाएं और अगर आंसर एक सा आता है तो हम कहते हैं कि भाई ये जो संक्रिया है ये सहचर्य नियम का पालन करती है। इसको और समझने के लिए, अभी समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, एक उदाहरण समझते हैं। देखिए, हमें 3 संख्याएं जोड़नी है, 8 + 4 + 2। इसका मतलब ये कि इस बार संक्रिया स्टार जो है आपकी वो अब प्लस बन गई है। ठीक है, तो हमें 8 + 4 + 2 निकालना है। तो इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, पहले 8 और 4 को जोड़ लो, ठीक है, या पहले 4 और 2 को जोड़ लो, मतलब शुरू वाले 2 पहले जोड़ लो या बाद वाले 2 पहले जोड़ लो। ठीक है, तो अब हम इनको जोड़ते हैं। देखो, 8 और 4 तुम्हारे हो गए 12 + 2 आ गए 14। ठीक है, यहाँ देखो, ये हमने 8 लिख दिया, 4 और 2 हो गए 6, 8 + 6 कितने आ गए 14। तो दोनों कंडीशन में आंसर सेम आया, मतलब 3 चीज़ों को जोड़ना है और कोई भी 2 को पहले जोड़ने से फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि योग संक्रिया सहचर्य है। ठीक है, और समझने के लिए अंतर संक्रिया का एग्जाम्पल लेते हैं, यही 8 4 2 को घटाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले 8 4 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, और फिर 4 2 घटाएंगे तो 8 4 घटाएंगे तो आ जाएगा अपना 4, 4 में से 2 गए 2 बचे। अब देखो यहाँ 8 ज्यों का त्यों लिख दिया, 4 में से 2 गए 2 बचे, 8 में से 2 गए 6। तो देखो ये एक से नहीं आए, इसका मतलब अंतर संक्रिया सहचर्य नहीं है। तो आप मतलब समझ गए कि सहचर्य का क्या मतलब होता है। ऐसे आप गुणन में देख सकते हैं, गुणन में देखिए 8 4 2 का गुणा करना है हमें, तो पहले हम 8 4 का गुणा करेंगे, फिर इस बार 4 2 का गुणा करके देखेंगे तो 8 चौके 32 दूनी 64। अब ऐसे यहाँ पर 8 और 4 दूनी 8, फिर 8 8 64, तो एक सा आ गया, एक सा आ गया मतलब गुणन संक्रिया सहचर्य है। अब बात करते हैं अपन भाग संक्रिया की। तो भाग संक्रिया की बात करें तो 8 भागित गए 4 भागित गए 2 करेंगे हम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक बार 8 और 4 को लेंगे पहले और एक बार 4 और 2 को पहले लेंगे। तो जब हम 8 भागित गए 4 करेंगे तो आएगा 2, फिर 2 भागित गए 2 1 हो जाएगा, यहाँ 8 लिख देंगे और 4 भागित गए 2 करेंगे तो 2, 8 में 2 का भाग दिया तो 4। तो ये एक से नहीं आया, इसका मतलब भाग संक्रिया सहचर्य नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि आव्यूह का गुणनफल सहचर्य नियम का पालन करता है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आव्यूह का गुणनफल सहचर्य नियम का पालन करता है। मतलब अगर हमारे पास 3 आव्यूह हैं ए बी और सी और इनका हमें करना है गुणा, तो इनका गुणा करने के लिए आप चाहें तो पहले ए और बी ले लें फिर सी का गुणा कर दें, मतलब ए और बी का गुणा पहले कर दें फिर सी का करें, या अगर आप चाहें तो बी और सी का गुणा पहले कर लें और बाद में ए का गुणा कर लें। ये इक्वल ही आएगा, ये बराबर ही आएगा। इसका मतलब आव्यूह गुणनफल सहचर्य नियम का पालन करता है। अब इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। प्रूफ देखने के लिए हमारे पास एक सवाल, जिसमें हमारे पास 3 आव्यूह हैं, ए है बी है और सी है, और सिद्ध करना है कि ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी, ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटू बी। ए आपका आव्यूह है 1 2 -2 1, बी है आपका 2 4 3 6, इनका हम गुणा करते हैं।
ये 1 2 उठा के हम यहाँ रख देंगे, 1 2 गुणा करते हैं दोस्तों। 1 का गुणा 2 में किया तो 2 2 3 हो गया आपका 6। इस वाले कॉलम में गुणा करेंगे, 1 का गुणा 4 में किया तो 4 और 2 का 2 6 12। ठीक है, चलो अगला गुणा करते हैं आपका -2 और 1 का गुणा, तो -2 का गुणा 1 में -2 का गुणा 2 में किया तो -4, 1 का गुणा 3 में किया तो +3। ठीक है, अब इस वाले कॉलम में गुणा करेंगे, -2 का गुणा 4 में किया तो -8, 1 का गुणा 6 में किया तो +6। इनको जोड़ लेते हैं, 2 और 6 8 हो गए, 12 और 4 16, -4 + 3 -1, -8 + 6 -2, ये आ गया आपका AB। अब हम निकालेंगे AB इंटू सी, जो कि हमारा LHS है। AB हम निकाल चुके हैं, 8 16 -1 -2, और C है हमारा 1 0 0 -1। इसका गुणा हम नॉर्मल बेसिस अभी हमने किया था, A इंटू भी वैसे कर सकते हैं, पर अगर आप ध्यान दें कि ये जो C है ये विकर्ण आव्यूह है, और विकर्ण आव्यूह का किसी सिंपल आव्यूह में गुणा करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो उस ट्रिक की सहायता से हम इसको करेंगे। अगर आप पे ट्रिक नहीं पता तो आप इसके पहले वाला वीडियो देखिए, इसके जस्ट पहले वाली क्लास में मैंने सिखाया कि विकर्ण आव्यूह से गुणा करने की ट्रिक क्या है, और नहीं तो आप नॉर्मल वे से कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ जो ये पहला कॉलम है, पहले कॉलम में इस पहले अवयव से गुणा होगा 1 से, तो 1 का गुणा करने पर कोई चेंज होगा नहीं, 8 हो -1 ही आ जाएगा। ठीक है, और जो ये दूसरा कॉलम है, इस दूसरे कॉलम में इस दूसरे अवयव से गुणा होगा -1 से। ठीक है, 16 का -1 में -16, -2 का -1 में 2। ये देखिए कितनी जल्दी हो जाता है। तो ये ट्रिक पता है आपको, ठीक बना, जैसे करते हैं नॉर्मल में वैसे करिए। आगे बढ़ते हैं, अब निकालेंगे B इंटू सी। ठीक है, B है अपना 2 4 3 6 दिख रहा है आपको। ठीक है, 2 4 3 6, और C अपना वही विकर्ण आव्यूह। तो इस बार भी ट्रिक से कर लेते हैं अपन। देखो ये 1 का गुणा करते हैं पहले कॉलम में, तो वही का वही आ जाएगा 2 3। ठीक है, और दूसरे कॉलम में का गुणा करेंगे -1 का, तो 4 6 का हो जाएगा -4 -6। कितना स्पीड में हो गया, वो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आएगी हमेशा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे A इंटू बी सी, जो हमारा RHS है। देखो A इंटू बी सी, A क्या है देखो जरा, 1 2 -2 1 पहले से पता है, वो BC हमने अभी निकाला, 2 -4 3 -1। चलो गुणा करते हैं, ये पंक्ति उठाते हैं, यहाँ पे यहाँ रख देते हैं, 1 2 पहले कॉलम में गुणा करते हैं, 1 का 2 में गुणा किया 2 2 3 6। ठीक है, अब ये गुणा दूसरे कॉलम में करेंगे, 1 का गुणा -4 में किया -4, 2 का गुणा -6 में किया तो -12। ठीक है, अगली पंक्ति उठा लो, -2 और ये 1 गुणा कर लेते हैं। पहले कॉलम में -2 का गुणा 2 में करेंगे -4, 1 का गुणा 3 में करेंगे +3। अगले कॉलम में गुणा करेंगे, ध्यान से गुणा करेंगे, -2 इंटू -4 +8, 1 इंटू -6 -6। अब इसको अपन सरल कर लेते हैं। देखो 6 और 2 8 हो गए, -4 -12 सॉरी पहले ये कर लेते हैं, -4 + 3 -1, -4 -12 -16, 8 में से 6 गए 2। ठीक है, चलो अब ध्यान दे लो ज़रा, ये देखो, ये इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो। AB इंटू सी का मान है 8 -16 -1 2, और A इंटू बी सी का मान भी है 8 -16 -1 2। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि AB इंटू सी बराबर A इंटू बी सी। इसका मतलब है कि आव्यूह का गुणनफल सहचर्य नियम का पालन करता है, और हैंस हो जाएगा प्रूव्ड। देखो अब आपको करना है एनसीईआरटी का उदाहरण 16। ठीक है, उदाहरण 16 में 3 आव्यूह दिए हैं A B C, और आपको प्रूफ करना है AB इंटू सी बराबर A इंटू बी सी, मतलब सहचर्य नियम ही प्रूफ करना है। देखिए दोस्तों, एक सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, एक सवाल आपको करने दे रहा हूँ। गुणनफल मैंने आपको सिखा दिया है, अगर आप सवाल घर पर नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, और फिर चैप्टर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जल्दी से अपने नोट्स में इसको कीजिए, मुझे बताइए आपका हो गया है। इसके अलावा जो असाइनमेंट मैं आपको भेजने वाला हूँ, जो मैंने आपको क्रम विनिमय नियम में दिखाया था, उसमें आगे सहचर्य नियम का ये सवाल मैंने करा दिया, ये सवाल आपको करना है, आपको नोट्स अच्छे से कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अगला अपन पढ़ने वाले हैं वितरण नियम। चलिए शुरू करते हैं। अब ये वितरण नियम क्या होता है, आपने पहले बहुत बार सुना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि A इंटू बी प्लस सी क्या होता है, तो आप सिंपली 2 मिनट बोल देंगे, सर A का गुणा B में कर दीजिए AB, ठीक है, और फिर A का गुणा C में कर दीजिए तो प्लस AC आ जाएगा, है ना। इसको हम वितरण बोलते हैं। A का वितरण कर दिया, A को B को भी दे दिया और A को C को भी दे दिया। ठीक है, ये वितरण हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि A प्लस बी इंटू सी क्या होता है, तो भी सिंपल, आप C का वितरण कर दीजिए AC, और फिर C का गुणा B में तो ABC। ठीक है, अब ये बहुत नॉर्मल चीज़ आपको लग रही है क्योंकि आपने कई बार इसको किया है, पर ये संख्याओं में सही है। कई चीज़ों संख्याओं में सही हैं, वो आव्यूह में सही नहीं है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वितरण नियम जो अपन गुणा कर रहे हैं ये आव्यूह में भी लगता है, तो जवाब है हाँ,
आव्यूह का गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है यदि समीकरण के दोनों पक्ष परिभाषित हो, मतलब a प्लस बी इंटू सी भी निकल आए और ए सी प्लस बी सी भी निकल आए, तभी ये वितरण नियम की जांच हम कर पाए। क्रम विनिमय नियम लगता है नहीं लगता वो अलग बात है, जांच करने के लिए ए बी और बी ए निकलना भी चाहिए। यही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि वितरण नियम लगता है नहीं लगता है वो बात की बात है, पर जांच करने के लिए आपके a प्लस बी इंटू सी और ए सी प्लस बी सी निकलना भी तो चाहिए। तो चलिए अभी सर ने तो ये बोला है कि वितरण नियम का पालन करता है, तो जांच कर लेते हैं। तो जांच करने के लिए हमारे पास एक सवाल है जिसमें आपको a आव्यूह दिया है, b दिया है, c दिया है और सिद्ध वो करना है कि a इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे b प्लस सी। एलएचएस में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है b प्लस सी। b आपका 2 1 4 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, c आपका 5 1 7 4 लिख दिया है। जोड़ते हैं 2 और 5 7 1 और 1 2 4 और 7 11 2 और 4 6, ये आपका आ गया b प्लस सी। अब हम निकालेंगे a इंटू बी प्लस सी जो कि हमारा एलएचएस है, a इंटू बी प्लस सी। ए अपना है 1 2 3 4, ये दिख रहा है आप सभी को, ए अपना है 1 2 3 4 और बी प्लस सी अभी हमने निकाला 7 2 11 6। चलो गुणा शुरू करते हैं। ये 1 2 अपन ने यहाँ से उठाया, यहाँ रख दिया 1 2, ठीक है। चलो अब गुणा कर लेते हैं। 1 का गुणा 7 में किया 7 आ गया, 2 का गुणा 11 में किया 22 आ गया, 11 दूनी 22। अब इस कॉलम में गुणा करेंगे। 1 का गुणा 2 में किया 2 आ गया, 2 का गुणा 6 में किया 12 आ गया, 6 दूनी 12, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, अब ये कॉलम उठा लेते हैं और ये कॉलम उठा के यहाँ रख देते हैं। ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 4। गुणा कर लेते हैं। 30 आते 21, 4 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 चौके 44। अब दूसरे कॉलम में गुणा कर लेते हैं। भैया गुणा करना तो बहुत हो गया, 3 दूनी 6 4 6 24। चलिए सरल कर लेते हैं इसको, a इंटू बी प्लस सी। 22 7 29, 12 और 2 14, 21 और 44 65, 24 और 6 30। ये आपका एलएचएस पूरा हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ए बी। देखिए ए बी प्लस ए सी निकालना है, तो ए बी प्लस ए सी निकालने के लिए पहले हमें ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी में हम ए लिख लेते हैं और बी लिख लेते हैं। शुरू कर देते हैं भाई, 1 2 उठा के यहाँ रख देते हैं, 1 2 गुणा चालू करते हैं हम। 1 का गुणा 2 में 2, 2 का गुणा 4 में 8। अगले कॉलम में गुणा करेंगे, 1 का गुणा 1 में 1, 2 दूनी 4, ठीक है। चलिए गुणा हो गया। नेक्स्ट पंक्ति उठा लेते हैं, 3 4 3 4, 3 दूनी 6, 4 चौके 16, ठीक है। सॉरी 3 4, अभी अपने को और काम है 3 4 का। अगले कॉलम में 3 1 कम 3, 4 दूनी 8, ये गुणा हो गया। सरल कर लेते हैं, 2 और 8 10, 1 और 4 5, 16 और 6 22, 8 और 3 11, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, ए सी निकालते हैं। ए आपका 1 2 3 4, सी आपका 5 1 7 4। पहली पंक्ति उठा लेते हैं। पहली पंक्ति है 1 2, यहाँ 1 यहाँ 2। गुणा करते हैं, 5 एकम 5, 2 सत्ते 14। अगले कॉलम में गुणा करते हैं, 1 एकम 1, 2 चौके 8। गुणा करना तो बहुत अब हैबिट में आ गया होगा, वो पूरे चैप्टर में अब यही तो है गुणा करना। अगले पंक्ति है 3 4, उठा के यहाँ रख देते हैं, 3 4। गुणा कर लेते हैं, 3 5 15, 4 सत्ते 28, 3 1 कम 3, 4 चौके 16। जोड़ लेते हैं, 14 और 5 19, 8 और 1 9, 15 और 28 43, जो मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे, 16 और 3 19। चलिए अब आखिरी चीज़ निकाल देते हैं, ए बी प्लस ए सी जो कि हमारा आर एच एस है। ए बी आपका 10 5 22 11 और ए सी आपका 19 9 43 19। जुड़ना चालू करते हैं, 10 और 19 हो गए 29, 5 और 9 14, 22 और 43 65, 11 19 30, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिए, समीकरण 1 इसको दे दीजिए और समीकरण 2 इसको दे दीजिए। 29 14 65 30, 29 14 65 30 एक से हैं, तो हम कह सकते हैं कि a इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी, मतलब आव्यूह गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। और ऐसे और भी सवाल हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी का उदाहरण 17 आपको करना है। इसमें देखिए आपको ए बी सी 3 आव्यूह दिए हैं और आपसे बोला है कि भाई ए सी निकाल लो, बी सी निकाल लो, ए प्लस बी इंटू सी निकाल लो और फिर सिद्ध करके दिखाओ कि ए प्लस बी इंटू सी बराबर होता है ए सी प्लस बी सी। तो हर प्रकार के नियम का एक सवाल एनसीईआरटी में ज़रूर दिया है ताकि आप उस नियम का महत्व समझें, ठीक है। तो आप इसको कीजिएगा, आपके असाइनमेंट में भी दिया है जो मैं आपको व्हाट्सएप करने वाला हूँ।
तो अब जाते जाते पूछ लेते हैं कुछ आपसे ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी प्रश्न, ताकि पता चले कुछ पढ़े कि केवल सोते ही रह गए। शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र सी सेंटर एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आव्यूह का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, आव्यूह का योग सहचर्य नियम का पालन करता है, आव्यूह का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, आव्यूह गुणन सहचर्य नियम का पालन करता है। तो देखो भाई, मैंने ये तो योग वाले में पढ़ा चुके हैं कि आव्यूह क्रम विनिमय नियम का पालन भी करता है और सहचर्य नियम का पालन भी करता है। आज मैंने आपको पढ़ाया कि गुणनफल जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, तो फिर सी जो है ये कथन सत्य नहीं है। आशा करता हूँ आपने उससे पहले सही जवाब दे दिया होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आव्यूह गुणन के लिए कौन सत्य है ना, इसको आपको बताना है। कौन सत्य है गुणनफल के लिए? क्रम विनिमय नियम सत्य है कि सहचर्य नियम सत्य है कि दोनों सत्य हैं कि कोई भी सत्य नहीं है? तो आपने देखा कि सभी को पता है कि भाई आव्यूह गुणन के लिए सहचर्य नियम जो है वो सत्य है, बाकी क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है, इसलिए इसका केवल आएगा सहचर्य नियम। आखिरी क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए। असत्य कौन है? ठीक है, वितरण नियम असत्य है, सहचर्य नियम असत्य है, क्रम विनिमय नियम असत्य है कि इनमें से कोई नहीं? तो चलिए, हमें पता है कि भाई वितरण नियम तो सत्य है, अभी प्रूव किया, सहचर्य नियम भी सत्य है, तो बचा कौन? क्रम विनिमय नियम, ये असत्य है। तो भाई हम इसमें लगा देंगे ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, हो सके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि नोटिफिकेशन पहुँच जाए हमारी आने वाली वीडियोज़ की, आप लाइव का अटेंड कर पाएँ। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए है तो नोट्स प्राप्त करने का तरीका जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर डाउनलोड करके आप नोट्स और असाइनमेंट प्राप्त कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।